हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की कहानी मेरे पिछले कहानी राखणदार का दूसरा पार्ट है, राखणदार का ओरिजिन। अगर आपने मेरे पिछले कहानी को नहीं सुना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा उस कहानी को भी ज़रूर सुने, और जिन्होंने सुन लिया है तो चलिए जानते हैं राखणदार के ओरिजिन को। मैंने लगभग वो मोड़ मिस कर दिया था। चोरलेम की तरफ जाने वाला रास्ता किसी भी नक्शे में नहीं था, ना तो जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क। वो तो मेरा साथ 2 गांव पहले ही छोड़ चुका था, और ना कोई साइन बोर्ड था। बस गीला, फिसलन भरा, कच्ची मिट्टी का रास्ता जो खेतों और जंगलों के बीच से कहीं खो जाता था। कुछ झाड़ियां तो इतनी बढ़ गई थी कि उसने रास्ते को ही ढक लिया था। बारिश हल्की थी लेकिन लगातार। हवा में नमी थी और कुछ अजीब सी सड़न की गंध थी। मेरी जीप उस फिसलन भरे रास्ते पर लहराते उछलते चली जा रही थी। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा बैठा मिला, सुपारी चबाता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने गाड़ी धीमी की और पूछा, दादा, ये रास्ता चोरलेम जाता है क्या? उसने सिर नहीं हिलाया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस धीरे से कहा, उधर सवाल लेके जा रहे हो तो चावल साथ रखना, और अंधेरा होने के बाद मुंह मत खोलना। उनके कहने का तरीका थोड़ा अजीब था, जैसे वो मुझे कोई आदेश दे रहा हो। फिर मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने मुंह फेर लिया। ये मेरी 1-2 दिन की फील्ड ट्रिप थी, मेरी ऑनगोइंग रिसर्च थी, पोस्ट कॉलोनियल फोक रेजिस्टेंस कोंकण इलाके में। लेकिन मेरा असली मकसद ये था कि मैं जानना चाहता था कि भंडारी ग्रुप ने अचानक चोरलेम में अपना इको रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट क्यों बंद कर दिया। उस बारे में काफी अजीब स्टोरी सुन रखी थी। एक आत्मा जो गांव की रक्षा करता है, एक देवता या भूत जो लाइन पार करने वालों को छोड़ता नहीं, एक पुराना पेड़ जहां का दिया कभी बुझता नहीं। मैंने इन सब को लोकल मिथ समझा, पर जो मुझे चोरलेम में मिला वो कुछ और ही था। मैं चोरलेम पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। हल्की बारिश अभी गिर रही थी। गांव छोटा था, लेकिन भीगी मिट्टी की हल्की सी सौंधी खुशबू अब भी आ रही थी। पुराने मिट्टी के घर थे, लकड़ी के दरवाजे और चूल्हे की महक हवा में बिखरी हुई थी। वो अमावस्या की रात थी, काली रात। अब आप लोगों में से बहुतों ने तो ऐसी काली रात नहीं देखी होगी, ना मैंने देखी थी। शहर में तो लाइट पॉल्यूशन के कारण रात रात जैसी लगती ही नहीं, और उसके ऊपर से शहर में नॉइस पॉल्यूशन अलग। लेकिन इस गांव में आके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। खैर, मैंने गांव के बाहर अपनी जीप पार्क की और कैमरा बैग और नोटबुक लिए गांव में घूमने लगा। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, बस कुछ 50 घर ही रहे होंगे। अजीब बात यह थी कि कोई भी उस वक्त बाहर नहीं था, जबकि टाइम सिर्फ रात के 8 बजे थे। न किसी घर की खिड़की खुली थी, न कुत्तों या गाय भैंसों की आवाज आ रही थी। सब कुछ जैसे मौन लिए बैठा था।
मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। मैंने पूरे गांव का दौरा कर लिया और आ पहुंचा उस बरगद के पेड़ के पास। मतलब मैं बिल्कुल उसके पास नहीं गया, बस थोड़ी दूर से खड़े होकर उसे देख रहा था और फोटोग्राफ्स ले रहा था। वहां पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, शायद नींद में या मेडिटेशन में थी, लेकिन मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं चुपचाप अपने जीप में आ गया। सोचा अब कल सुबह ही किसी से मुलाकात होगी, और मैं जीप में ही सो गया। फिर करीब रात के 11 या 12 बजे होंगे, मेरी नींद टूटी। किसी ने जीप के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे चलने का इशारा किया। मैंने तुरंत अपना कैमरा बैग और नोटबुक साथ लिया और जीप से बाहर आया तो मैं देखता हूं पूरा गांव जागा हुआ है, वो भी इस वक्त। किसी के हाथ में दिया था, किसी के हाथ में हल्दी, कोई चावल लेकर चल रहा था और कुछ के हाथ में कच्चे फैनी की बोतल थी। सब के सब एक ही दिशा में जा रहे थे, उसी पुराने बरगद के पेड़ की तरफ। वहां वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, हल्दी में भीगा कपड़ा सिर पर लपेटे हुए। ये माई केलूबाई है, किसी ने मुझे धीरे से कहा। वो चुपचाप बैठी थी, जलते दिए के सामने, पास में पेड़ के नीचे हाथ से तराशी हुई मूर्ति रखी थी। गांव वाले, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब वहां आकर पेड़ के चारों तरफ बैठ गए। कोई बात नहीं कर रहा था, बस सब अपना अपना चढ़ावा चढ़ाकर वहां चुपचाप बैठे थे। मैंने अपना कैमरा एंगल सेट करते हुए दूसरी तरफ जाके बैठ गया। फिर माई ने मुझे देखा, सीधे मुझे, डायरेक्ट मेरी आंखों में। फिर उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, तू जानना चाहता है राखणदार कौन है, देवता है या भूत है? तो सुन राखणदार की कहानी, जो मेरी माँ ने बताया था और उन्हें उसकी माँ ने बताया था। ये कहानी है सत्योबा की, जो पहला था। फिर माई केलूबाई ने पास में पड़ी सूखी नीम की लकड़ी उठाई, उसे दिए की लौ में जलाया और फिर उसके धुएं को एक सांस में अंदर खींच लिया और आसमान की तरफ देखते हुए कुछ बुदबुदाने लगी। फिर कुछ मिनट बाद उन्होंने भीड़ में सबकी नजरों में देखा, फिर पलटकर मेरी नजरों में देखा और कहा, आज की रात सवालों का नहीं है, आज याद करने की रात है। क्योंकि जिसने हमारे जंगल और जमीन की रक्षा की, वो आज भी हमारे बीच है। अगर हम उसके बलिदान को भूल गए तो उसकी मौत बेकार जाएगी। इसलिए अब से हर अमावस्या की रात हम उसे याद करेंगे। ना देवता ना भूत, वो था पहला राखणदार। फिर माई ने अपना सिर हल्का सा उस पुराने बरगद की ओर मोड़ा। मैंने भी उस पेड़ को गौर से देखा। उस पेड़ की पत्तियां हिल रही थी, नॉर्मल नहीं, बल्कि जैसे कोई पेड़ पर चढ़कर उन्हें हिला रहा हो। यह सीन मेरे लिए बहुत क्रीपी था। फिर माई ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहना शुरू किया, राखणदार की कहानी यहीं से शुरू होती है। साल था सन 1500। ना कोई भूत था, ना कोई देवता। सब कुछ शुरू हुआ एक बच्चे से, जो आग और पानी से
जन्मा था। चोरलेम की ऊंची घाटियों में, जहां कोहरा जमीन को चूमता है और तेंदुए ऐसी चाल चलते हैं जैसे हवाओं में खो जाएं, वहीं हुआ था उसका जन्म। उसका नाम रखा गया सत्योबा। सत्य मतलब कभी ना झूठ बोलने वाला। ओबा मतलब जिसका शरीर लोहे सा मजबूत था। उसकी माँ थी मीरा। वो मछुआरिन थी, नदी की बेटी। मीरा को दर्द अचानक आया और सत्योबा का जन्म हुआ। न घर में, न नर्म बिस्तर पर, बल्कि पत्थर की चट्टान पर, जब नदी उफान पर थी। कोई दाई नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, बस पानी की गर्जना और एक चीख जो जंगल तक गूंजी। उसका पिता था गोरबा, एक लोहार जो सिर्फ औजार नहीं बनाता था, वो अपने कला से उनमें जान डालता था। उसके हाथों में वो ताकत थी जो लोहे को भी रेत बना सकता था। सत्योबा ने पहली बार हथौड़ा उठाया जब वो सिर्फ 7 साल का था। पहाड़ों में तांबे की खान तक जाता, पीठ पे बोरा, आंखों में जिद, नंगे पांव, बिना शिकायत। दूसरे बच्चों की तरह वो मिट्टी से नहीं खेलता था। वो जंगल और जानवरों से भिड़ता था। वो जंगल में पंछियों की आवाज़ की नकल करता, चीते की तरह भागता और कहानियां गढ़ता जिनमें पेड़ चलते थे और मिट्टी बोलती थी। 12 की उम्र में उसने एक भालू की गर्दन अपने भाले के एक वार में ही तोड़ दिया था। वो संत नहीं था, ना अवतार था। वो बस एक लड़का था जिसे अपनी जमीन और जंगल से प्यार था। सत्योबा को खुद जंगल ने चुना था। इतना कहने के बाद माई थोड़ा रुकी, नीम के धुएं को स्मेल करने लगी। मैं वहां चुपचाप बैठा, चारों तरफ देख रहा था। पूरा गांव और जंगल एकदम साइलेंट। एक झिंगूर की भी आवाज नहीं आ रही थी। वहां का माहौल बहुत डरावना हो गया था, ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं फील किया था। कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा था कि कहीं दूर जंगल के अंदर से कोई देख रहा है। फिर मैंने देखा, माई चुपचाप एकटक उस दिए को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर यहाँ है, लेकिन उनकी आत्मा कहीं और चली गई हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आगे जो बातें वो बोल रही थी, वो सब प्रेजेंट टेंस में बोल रही थी, जैसे वो वहां खड़े होकर वहां की चीजों के बारे में बता रही हो। अब मैं आप लोगों को उनके द्वारा बोले गए एग्जैक्ट बातें उनके नजरिए से बताता हूं। यह है सन 1520 का समय। पर कोई भी चीज हमेशा पवित्र नहीं रहती, खासकर जब लालच लहरों पर सवार होकर आए। कोहरा और बारिश और भी गहरा हो गया है, और उसके साथ ही आए जहाज। शुरुआत में तो व्यापारी लगे, अजनबी बोलियां, चमकते चांदी के सिक्के। कहते हैं काली मिर्च चाहिए, चंदन चाहिए, और बदले में छोड़ गए क्रिश्चियन क्रॉस, बंदूकें और अपने भगवान के गीत। वो अब फिर लौट के आ रहे हैं। उनके हाथों में तलवारें और बंदूकें हैं। बिचोलिम, अल्दोना, मापसा, एक एक गांव जलता जा रहा है। हर एक जगह चर्च बन रहे हैं।
मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोंकण के कई राजा पुर्तगालियों के साथ हो गए हैं। कई लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, कोई डर से, कोई लालच से। हमारे देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उनके जगह चर्च बनाए जा रहे हैं। मंदिरों की घंटियों को पिघलाकर बंदूक की गोलियां बनाई जा रही हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बुरा है वो है डॉन फेलिक्स, जिसका असली नाम जोरा है, जो पास के बिचोलिम गांव का रहने वाला है, जिसने कभी सत्योबा के साथ पेड़ों के नीचे गुल्ली डंडा खेला था। अब वो अपना धर्म परिवर्तन करके पुर्तगालियों के साथ हो गया है। डॉन फेलिक्स अब पादरी की तरह बोल रहा है और हर वाक्य में मोक्ष और तपस्या का जिक्र करता है। पादरी की पोशाक और तलवार पहनकर वो खुद को हम सबसे ऊपर समझ रहा है। उसे जंगल के सारे रास्ते पता हैं, हमारी ताकत, हमारी कमजोरियां। बस यही बात उसे सबसे खतरनाक बनाती है। जोरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डॉन फेलिक्स काले कपड़े पहने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने जंगल की उन छोटी छोटी पहाड़ियों को आग लगा दिया है जहां कभी वन देवी की पूजा होती थी। बच्चों को जबरदस्ती उनके माता पिता से छीनकर चर्च के हवाले कर रहा है और अब वो चोरलेम की सीमा तक आ पहुंचा है। सत्योबा अकेले उनके रास्ते में बेताल के बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है, जो हमारे वन देवता हैं। सत्योबा ने एक पत्थर उठाया और पेड़ के पास रख कर कह रहा है, यहीं रुक जाओ, यहां से आगे अब तुम्हारा कुछ नहीं है, यहां तुम्हारा कोई हक नहीं है। डॉन फेलिक्स गांव वालों को चेतावनी दे रहा है, हमारे साथ मिल जाओ वरना तुम्हारे वंश खत्म कर दिए जाएंगे। इतना कहकर वो सैनिकों को लेकर वापस जा रहा है, कल तक का समय देकर। उस रात गांव वाले चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है उनके साथ मिल जाना अपने बच्चों की खातिर, तो कुछ कह रहे हैं उन्हें अनाज दे देते हैं और सौदा कर लेते हैं। सत्योबा वहां खड़े सब सुन रहा था। बातें उसके बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। वो खड़ा हुआ और बोल रहा है, मैं उनको अनाज नहीं देता जो हमारे देवताओं को जलाते हैं, जो हमारे जंगल और जमीन को बर्बाद करते हैं। अगर वो चोरलेम आएंगे तो मैं उनका काल बनूंगा। सत्योबा की बात सुन के भीड़ में बातें हो रही है। कोई कह रहा है थोड़ा चढ़ावा दे देते हैं, शायद बख्श दे। तो कोई कह रहा है हमारे बच्चों का तो सोच ले। सत्योबा वहां से उठ के गुस्से में चला गया। इतना माई केलूबाई ने कहा और वो बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ये देख के मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन गांव वाले बिल्कुल नॉर्मल बैठे थे, जैसे उन्होंने ये सब पहले भी देखा हुआ है। खैर, अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ, माई केलूबाई की जुबानी। आज अमावस्या की रात है। वही अंधेरा, वही सन्नाटा और वही पुराना बरगद का पेड़। सत्योबा अपने पिता का टूटा हुआ भाला लेकर वहां पहुंचा, उस पेड़ के नीचे जहां बचपन में वो खेला करता था। और अब जहां युद्ध होना तय था। जमीन गीली है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। उसने मिट्टी में एक रेखा खींची, सीधी, गहरी, और कहा, या तो मैं मरूंगा या वो।
डॉन फेलिक्स आया 50 सैनिकों के साथ, बंदूकें और तलवारें। वो सत्योबा को आखिरी चेतावनी दे रहा है। सत्योबा, समर्पण कर दे और हमारे साथ मिल जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सत्योबा बोला, मैं चोरलेम का रक्षक हूं और तेरी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। तैयार हो जा। डॉन फेलिक्स जैसे ही सैनिकों के साथ हमला करने ही वाला था, वैसे ही जंगल से 8 लोग निकल कर आए और सत्योबा के बगल में खड़े हो गए। वो ना गांव वाले थे, ना सत्योबा के कोई दोस्त। वो बस चुपचाप जंगल से निकलकर सत्योबा का साथ देने आए हैं। उन्हें बरगद के पेड़ के देवता बेताल ने भेजा है। फिर माई ने लड़ाई को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने बस कहा, 50 आए और एक भी वापस नहीं लौटा। फिर भीड़ में से एक बच्चे ने पूछा, माई, फिर सत्योबा का क्या हुआ? माई ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फिर से कहना शुरू किया, सत्योबा को पेट में गोली लगी है। डॉन फेलिक्स के सारे सैनिक मर चुके हैं। सत्योबा जमीन पर घायल रेंगते हुए पेड़ के पास आया। उसने अपना टूटा हुआ भाला पेड़ के नीचे मिट्टी में गाड़ा और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस जंगल और इस जमीन की हमेशा रक्षा करूंगा। उस रात कोई गांव वाले बाहर नहीं आए। सब डर से घरों में दुबके रहे। फिर अगली सुबह जब सब पेड़ के पास आए तो सत्योबा की लाश वहां नहीं थी। बस जमीन पर उसका भाला गड़ा हुआ था और पेड़ के नीचे की मिट्टी सत्योबा के खून से लाल हो गई थी। डॉन फेलिक्स की लाश पास की झाड़ियों में पड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह चींटियों ने खा लिया है। इतना कहने के बाद माई चुप हो गई और नीम के धुएं को सूंघने लगी। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, वो उसी दिन आई थी, माई विशंति। कोई नहीं जानता वो कहां से आई, किसके साथ आई। बस इतना बोली कि वो नमक की पहाड़ियों के उस पार से आई है। उन्हें एक सपना आया जिसमें आग थी, ढोल थे और एक पुकार थी। उन्होंने कहा, मैं चलती गई जैसे किसी ने बुलाया हो। फिर जैसे ही उन्होंने बरगद को छुआ, उनका शरीर कांपने लगा। उनकी आंखें पलट गई और अचानक से वो चीख उठी, वो मरा नहीं है, वो राखणदार है। उसे सब याद है। उसकी लकीर लांघोगे तो वो लहू बहाएगा। फिर उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया। दिया धीमे धीमे जल रहा था, पर उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी। फिर वो धीरे से बोली, ये दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से हमेशा कोई ना कोई स्त्री उस जगह की देखभाल करती है, माई की तरह। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ा नाम, बस एक चुपचाप जिम्मेदारी, एक वादा जो अगली औरत तक सौंप दिया जाता है। इस बार उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक धीमा सा अपनापन था, जैसे कोई पुरानी बात ध्यान से बांट रही हो। उन्होंने कहा, हमेशा एक औरत रहती है जो इस दिए की आग की रखवाली करती है। उसे खून से नहीं चुना जाता, आग उसे खुद पहचानता है। फिर उन्होंने कुछ नाम लिए
माई वैशंती के बाद माई वसुधा, जिन्हें एक दिन राखणदार के दर्शन हुए और उसके बाद से उन्होंने कभी आंखें बंद नहीं की। फिर आई माई परिणिया, जिन्होंने सूखा पड़ने पर सिर्फ राख और मंत्रों से फसल उगा दिया था। उसके बाद आई माई ज्योति, जिन्होंने अपनी एक आंख खुद निकाल ली थी ताकि परलोक साफ दिख सके। फिर वो कुछ पल रुकी और बोली, मैं हूं माई केलूबाई। अब मैं इस आग की देखभाल करती हूं। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। वो जब आएगी मुझे पता चल जाएगा। गांव के लोग चुप रहे, किसी ने सवाल नहीं किया, वो बस देखते रहे। जब माई धीरे से आगे बढ़ी और बरगद के पेड़ को हाथ से छू लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी माई वैशंती ने किया था। अचानक उनकी सांस अटक गई, आंखें पलट गई, पूरी सफेद। और फिर उन्होंने कुछ कहा, पर वो आवाज उनकी नहीं थी, वो कुछ और थी। गहरी, पुरानी, मर्द जैसी आवाज। वो भूत नहीं है, वो राखणदार है। एक सीमा जिसे अगर लांघा जाए तो खून बहता है। इसके बाद वो घुटनों पर गिर पड़ी और आग वो हल्की नहीं हुई, वो एकदम भभक उठी, जैसे उसने बात समझ ली हो। मैं चोरलेम से ठीक सुबह होने से पहले निकल गया था। नोटबुक तो बस आधी भरी थी, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने जो लिखा वो साफ साफ नहीं था, अधूरी लाइनें, उलझे हुए ख्याल। मैं तो सिर्फ लोक कथाएं इकट्ठा करने आया था, लेकिन जो वहां मिला वो कुछ और ही था। वापस आके मैंने कैमरा में फोटोज और वीडियोस देखा, वो सब डिलीटेड थी। बस वही बचा रहा जो मैंने अपनी डायरी में लिखा। शायद ये कोई पुरानी कहानी है जिसे लोगों ने जमीन बचाने के लिए बनाया हो। जमीन, रक्षक और सजा की एक लोक कथा। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी अपनी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं बरगद के पास था, मुझे जमीन के नीचे कुछ हलचल सी महसूस हुई थी, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ धड़क रहा हो। और माई केलूबाई ने जो नजर डाली थी मुझ पर, उसमें ना अपनापन था, ना सवाल, बस एक उम्मीद थी, जैसे उन्हें किसी चीज का इंतजार था, शायद मेरे समझने का। मुंबई लौटकर मैंने कोशिश की सब भूल जाने की। रिपोर्ट बनाई, लेकिन उसमें लिखा, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। फिर भी एक हफ्ते तक मैं लाइट जलाकर ही सोता रहा, क्योंकि अजीब बातें मेरे साथ होने लगी थी। मेरे बालकनी के पास मिट्टी में सने पैरों के निशान दिखे। खिड़की के अंदर राख पड़ा मिला। मेरी टेबल पर चावल के दाने रखे थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी वहां नहीं रखा था। और फिर वो सपने, लोहे के घुंघरुओं की आवाज, टूटा हुआ भाला जो पत्थर पर टिक टिक की आवाज कर रहा था, और कोई आवाज जो मेरा नाम लेती है, लेकिन पीछे से। अब मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है शायद वो अब भी मेरे आसपास है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि राखणदार की कहानी सच है या नहीं,
मेरे पास ना कोई फोटो है, ना कोई ठोस सबूत। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं प्रूफ कर सकूं। लेकिन मैं जानता हूं मैंने क्या महसूस किया था, क्या चीज मेरे पीछे पीछे चली आई थी। उस बरगद में जो है उसे मैंने खुद महसूस किया है। कुछ कहानियां साबित करने के लिए नहीं होती, वो बस हमारे बीच हैं। और कुछ आत्माएं, अगर उन्हें आत्मा कहना ठीक है, तो वो माफ नहीं करती, वो सब याद रखती है। इसीलिए अगर कभी आप अकेले जंगल में चल रहे हो तो जंगल का नुकसान मत करना, वहाँ के एंटिटीज का मजाक मत उड़ाना। और अगर आपके पीछे किसी चीज़ की हल्की सी आहट महसूस हो तो चुपचाप अपनी ऑफरिंग्स रख देना, धीरे से धन्यवाद कहना, और एक बात ज़रूर याद रखना, पीछे कभी मत मुड़ना। तो दोस्तों, ये थी राखणदार की ओरिजिन की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नीचे प्लीज़ प्लीज़ अपने विचार ज़रूर कमेंट करें। ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए डर के साथ।